Good morning, students. In this video of stereochemistry, we are going to study about conformation of cyclohexane and axial and equatorial bonds of cyclohexane. Conformation of cyclohexane. देखिए साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर नॉर्मली हम 2 डायमेंशनली हेक्सागोनल शेप में बना लेते हैं। वास्तव में ये जो साइक्लोहेक्सेन होती है ये प्लेनर फॉर्म में या प्लेनर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में नहीं होती है, वरन यह चेयर फॉर्म एंड नोका फॉर्म में पाई जाती है। साइक्लोहेक्सेन के 2 कॉन्फॉर्मर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पाए जाते हैं। साइक्लोहेक्सेन स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए चेयर कॉन्फॉर्मर एंड बोट कॉन्फॉर्मर के रूप में पाया जाता है। ओपन चेन युक्त कंपाउंड्स में स्टेगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर्स की पॉसिबिलिटी अत्यधिक होती है, लेकिन जब साइक्लिक कंपाउंड्स बन जाते हैं तो उनमें चेन कॉन्फॉर्मर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है और साइक्लोहेक्सेन में ये चेयर एंड बोट कॉन्फॉर्मर में के रूप में पाए जाते हैं। ये दोनों इंटरकन्वर्जेबल होते हैं, एक दूसरे में निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो चेयर फॉर्म की स्टेबिलिटी बोट फॉर्म की तुलना में काफ़ी अधिक होती है तथा यह भी पाया गया है कि 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन में से एक मॉलिक्यूल बोट फॉर्म में पाया जाता है। मीन्स इनकी स्टेबिलिटी इस प्रकार से होती है। अतः साइक्लोहेक्सेन का जो ये चेयर कॉन्फॉर्मर है उसे हम स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मर तथा बोट कॉन्फॉर्मर को एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मर मानते हैं और यह भी कहा जा सकता है कि चेयर कॉन्फॉर्मर इज़ मोर स्टेबल। इनकी स्टेबिलिटी का कारण क्या है? क्योंकि चेयर कॉन्फॉर्मर में जो मरोड़ी तनाव है, टॉर्शनल स्ट्रेन है, वह नहीं पाया जाता है और बोट कॉन्फॉर्मर में यह अत्यधिक पाया जाता है। साथ ही साथ बोट कॉन्फॉर्मर में जो एंगुलर स्ट्रेन है वह भी पाया जाता है। साथ ही इनमें जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन हैं इनके बीच में भी रिपल्शन पाया जाता है। इस कारण से इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है और चेयर कॉन्फॉर्मर की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि ये साइक्लोहेक्सेन में जितने भी कार्बन हैं उनसे प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होते हैं। इनमें से एक हाइड्रोजन इक्वेटोरियल बॉन्ड पर होता है और दूसरा हाइड्रोजन एक्सियल बॉन्ड पर होता है। जो रिंग से स्ट्रेट बॉन्ड्स निकलते हैं वे एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं तथा जो एंगल बनाते हुए निकलते हैं वे इक्वेटोरियल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। साइक्लोहेक्सेन में प्रत्येक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन एटम अर्थात कुल 12 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। 6 बॉन्ड ऐसे थे जो रिंग के प्लेन में पास पास उपस्थित होते हैं, उन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड कहा जाता है और शेष 6 बॉन्ड्स में से 3 बॉन्ड ऊपर की तरफ, 3 बॉन्ड नीचे की तरफ होते हैं, इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स कहा जाता है। साइक्लोहेक्सेन के इस डायग्राम में एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट किया गया है। हम देख सकते हैं ये एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। इस तरीके से ये 6 एक्सियल एंड 6 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स साइक्लोहेक्सेन में प्रेजेंट हैं। चेयर कॉन्फॉर्मर, एक चेयर कॉन्फॉर्मर को हीट करने पर या गर्म करने पर अन्य चेयर कॉन्फॉर्मर में वह बदल सकता है। इस अंतः परिवर्तन में वास्तव में होता क्या है? जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं वे इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वे एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे वास्तव में वलय प्रतिपन्न भी कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव कॉन्फॉर्मेशन की। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में हम मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल लेते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में प्रेजेंट मेथिल ग्रुप का निर्धारण करना आवश्यक है कि वह इक्वेटोरियल है या एक्सियल है। इसमें 3 तरह की देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला तो यह हो सकता है कि मेथिल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे हो। दूसरा यह हो सकता है कि मेथिल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। और थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों स्ट्रक्चर्स में अंतः परिवर्तन इतना तेज़ी से होता है कि इन्हें हम सेपरेट ही नहीं कर सकते कि मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पर है या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। और तीसरी संभावना को ही हम अत्यंत प्रबल मानते हैं, क्योंकि अंतः परिवर्तन की दर अति तीव्र होने के कारण इन संरचनाओं में हमें विभेद करना पॉसिबल नहीं हो पाता। हम ये नहीं मान सकते कि मिथाइल ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे है, हम ये नहीं मान सकते कि मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। वास्तव में इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन वाले साइक्लोहेक्सेन में अंतः परिवर्तन इतना फास्ट होता है कि इन्हें हम सेपरेट ही नहीं कर पाते हैं। इनके अंतः परिवर्तन को यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया गया है। ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के में मिथाइल ग्रुप यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे है। बीच में अंतर परिवर्तन के समय पहले यह चेयर कॉन्फॉर्मर में बोट कॉन्फॉर्मर में बदलता है। चेयर कॉन्फॉर्मर तो ये खुद ही है, बोट कॉन्फॉर्मर में कन्वर्ट होता है। देन ये अगेन दूसरी चेयर कॉन्फॉर्मर में बदल जाता है, जिसमें कि मिथाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट होता है। रूम टेम्परेचर पर वास्तव में जब इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को देखा जाता है तो ये पाते हैं कि इक्वेटोरियल कॉन्फॉर्मर वास्तव में एक्सियल कॉन्फॉर्मर की तुलना में 1.7 किलो कैलोरी पर मोल द्वारा मोर स्टेबल होता है। अब अपन बात करते हैं न्यूमैन एंड सोहोर्स फॉर्मूला की। न्यूमैन साइंटिस्ट ने ये जो ज्योमेट्री है, किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, उसको 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया था। इसी तरीके से सोहोर्स फॉर्मूला भी कंपाउंड्स की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए दिया गया है। इसे सोहोर्स फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इस प्रकार से दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति घोड़े पर सवार है। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला को सर्वप्रथम देखें। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है, 2 कार्बन एटम में से एक कार्बन एटम को डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। डॉट के द्वारा उस कार्बन एटम को रखा जाता है जो कि देखने वाले के व्यूअर के पास में होता है। पीछे वाले कार्बन एटम को सर्किल से रिप्रेजेंट किया जाता है तथा इनसे बॉन्डेड तीनों बॉन्ड्स को सीधी रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया गया है। ये एथेन का स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में, और इथेन का एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है या कॉन्फॉर्मर है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। सोहोर्स फॉर्मूला की अगर हम बात करें, इसमें किसी भी अणु को कागज के तल के लंबवत कार्बन बंध की एक्सिस से विस्थापित करके देखा जाता है, और इसको देखने पर हमें यह महसूस होता है, दृष्टिगोचर होता है कि घोड़े पर कोई इंसान बैठा है। इस तरीके से यह प्रतीत होता है। यह एथेन का स्टेगर्ड कॉन्फॉर्मेशन का सोहोर्स फॉर्मूला है तथा ये ग्रसित कॉन्फॉर्मर का स्टेगर्ड सोहोर्स स्ट्रक्चर है। कभी कभी एग्जाम में अपने ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। इनमें मुख्य डिफरेंस यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एटम्स या ग्रुप्स की स्थिति में परिवर्तन होता है और हमें कॉन्फॉर्मेशनल
आइसोमर्स प्राप्त होते हैं या कॉन्फॉर्मर्स प्राप्त होते हैं। जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ऐसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है जिसमें एटम्स या ग्रुप्स की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कॉन्फिगरेशंस के मध्य अंतः परिवर्तन इजीली हो पाता है। 2 कॉन्फिगरेशन जैसे स्टेगर्ड एवं एक्लिप्स्ड में अंतः परिवर्तन भी होता है। लेकिन कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के मध्य अंतः परिवर्तन मीन्स इंटर कन्वर्जन तभी संभव है जब बॉन्ड का क्लीवेज किया जाए, यानी एक बॉन्ड पहले तोड़ना पड़ता है और नया बॉन्ड बनाना पड़ता है, तभी कॉन्फिगरेशनल आइसोमर बनते हैं। यह विन्यास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के कारण हमें मिलता है। कॉन्फॉर्मर्स हमें किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से मिलते हैं, जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण से मिलते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में एनर्जी डिफरेंस काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और इस एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू 3 to 15 किलो कैलोरी पर मोल होती है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स में एनर्जी डिफरेंस अधिक होता है और इसकी वैल्यू 30 किलो कैलोरी पर मोल है। कॉन्फॉर्मर्स को आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी इनको एक कॉन्फॉर्मर को दूसरे कॉन्फॉर्मर से आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स को आसानी से पृथक किया जा सकता है। स्टीरियो केमिस्ट्री अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये सेकंड यूनिट को कम्प्लीटली कवर करता है। सेकंड यूनिट अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टीरियो केमिस्ट्री के असाइनमेंट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ के द्वारा शेयर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।